नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा फॉर यू में। आज हम लोग एक विशेष मुद्दे पर बात करने वाले हैं और हमारे साथ सिर्फ भारत के ही नहीं, इस पूरे विश्व के सबसे प्रख्यात, महंगे और विद्वान ज्योतिष हैं राजा मिश्रा जी। ये सिर्फ महंगे ही नहीं है, इनके पास वास्तु हो, ज्योतिष हो, तंत्र मंत्र हो, इन सभी की जानकारी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो इनकी जानकारी है उसका फायदा सभी लोग ले पा रहे। आज हम लोग भी इसका फायदा लेंगे। और आपने इनको बहुत जगहों पर सुना होगा, बहुत चैनल वगैरह हैं जहां इन्होंने पॉडकास्ट किया है। और आज पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं और हम लोग जानेंगे इनसे। सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में कुछ, जो सर खुद बताएंगे। स्वागत है सर आपका। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कस्से का केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन बानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम खम्मा गणी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। देवी और सज्जनों, अपने बारे में क्या परिचय दूं, छोटी मुंह बड़ी बात। कई चैनलों पर में आपने मुझे सुना होगा, देखा होगा, चाहे वो न्यूज चैनल हो अथवा पॉडकास्ट के चैनल हो, अलग अलग यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक पेज हो, अथवा न्यूज़पेपर में पढ़ना हो। कई जगह आपने मेरे बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जब जेल गए, उससे 10 दिन पहले मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये जेल जाएंगे। चाहे पहली बार अरविंद केजरीवाल का सरकार का बनना हो, जिसमें मैंने बता दिया था कि 60 दिन के अंदर में ये सरकार गिर जाएगी। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि 49वां दिन वो सरकार गिर गई। चाहे लोकसभा चुनाव हो, जिसमें हमने बता दिया कि मोदी जी को, बीजेपी को अथवा एनडीए को 250 से 300 ही सीट आएगी। सारी ज्योतिष दुनिया के कह रहे थे कि इस बार बीजेपी 400 पार, 400 पार। सिंगल मैं अकेला था, मेरे कई लोगों से रिश्ते भी खराब हो गए, बीजेपी से जो जुड़े हुए लोग थे, जो आप कैसे ऐसी बातें कर रहे हो। और भी बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां आप सब मेरे बारे में जानते हैं, आप सबने सुना है। आज के इस वीडियो में मैं पुरुषोत्तम मिश्रा जी के साथ आम जनता का जो सवाल है, आज के इस महा एपिसोड को देखने के बाद आपके मन में वास्तु शास्त्र से जुड़ा हुआ दुनिया का कोई भी प्रश्न ही मन में नहीं रहेगा, क्योंकि इनके पास में आम जनता से जुड़े हुए लगभग 70 से 80 प्रश्न हैं। लंबा पॉडकास्ट होगा, वीडियो लंबी है, आप सब देख करके ही समझ गए होंगे। आइए उन सब विषयों पर में चर्चा करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आम जनता का क्या कैसे प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग भगवान गणेश का एक बार विनती कर ले, प्रार्थना कर ले। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था भारती जी के चैनल पर में, भारती टीवी पर में, अरुण पंडित जी के बारे में आया। मैं चेक कर रहा था तो उसमें उनका आ गया, जिसमें पहला ही शब्द जो उन्होंने गणेश वंदना की शुरू की, उसी को उन्होंने गलत शुरू किया। मंत्र है गणेश जी का, हम लोग भी ध्यान करते हैं, उन्होंने भी इसी मंत्र से ध्यान किया था। मंत्र है वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसी में उन्होंने पहला शब्द जो वक्रतुंड है, उसी को उन्होंने कहा वक्रतुंड। वक्रतुंड, ये वक्र क्या होता है, अब ये तो वही बताएंगे। तो ऐसे ऐसे लोग जिनके पास में जानकारी नहीं है, ऑथेंटिक ज्ञान नहीं है, वो लोग भी बड़े बड़े चैनल पर पहुंच करके और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आइए हम लोग अपने चर्चा को शुरू करें, वास्तु शास्त्र के बारे में जानने की कोशिश करें। पुरुषोत्तम जी के माध्यम से प्रश्न होगा आम जनता के मन का, बताइए। आज हमारे पास लगभग 70 से 80 प्रश्न हैं, जो मेरे जीवन से जुड़ा हो, आपके जीवन से जुड़ा हो। यानी ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर संभवतः आपके पास नहीं होगा। और ये प्रश्न हर एक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं, पर डे, रोज कहीं ना कहीं आता है। सबसे पहला प्रश्न आखिर ये होगा कि वास्तु होता क्या है। सब लोग कहते हैं कि वास्तु से ये नुकसान, ये फायदा होता है। तो वास्तु सर सबसे पहले होता क्या, ये क्या है आखिर? वास्तु है क्या, सबसे पहला। वास्तु शास्त्र तो बहुत सुना, लेकिन वास्तु शास्त्र आखिर है क्या। कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीटा, यानी कि क्षिति जल पावक, ये धरती, ये आकाश, ये जल, ये अग्नि, क्षिति जल पावक गगन और समीर, ये हवा, यानी कि ये 5 चीजों को बन करके जो है मिल करके ये ब्रह्मांड की रचना हुई है। और वास्तु शास्त्र के हिसाब से, वास्तु शास्त्र को समझने से पहले इन 5 चीजों को समझना जरूरी है। और इसी 5 चीजों का संतुलन
और सामंजस्य बनाने की प्रक्रिया को वास्तुशास्त्र कहते हैं। बहुत बढ़िया सर। हमारा अगला प्रश्न है कि वास्तु के मुख्य सिद्धांत क्या होते हैं, इसे हम क्या माने? वास्तु का जो मुख्य सिद्धांत है, जैसा कि अभी अभी हमने बताया कि इन 5 चीजों पर आधारित है, तो इसी पांचों चीजों का बैलेंस जो बनाने की वास्तु शास्त्री के द्वारा जो घर में हो, बिजनेस में हो, जहां भी हो, जो प्रक्रिया है वही उसका, यही 5 चीजों को मिला करके इसका सिद्धांत बनता है। बहुत बढ़िया सर। हमारा अगला प्रश्न ये है कि हम सभी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों बहुत आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं घर के बारे में, मकान के बारे में। तो अगर हम मकान बनाते हैं तो मकान की सही दिशा क्या होनी चाहिए, किस तरफ हमें घर बनाना चाहिए? शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये सबसे मूल प्रश्न है घर बनाने का। जब भी हम लोग निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले यही सोचते हैं कि मकान का आखिर दिशा कौन सा हो, किस डायरेक्शन में मकान शुरू करें। 4 दिशा है हमारे पास में, ऐसे तो 10 दिशा है, लेकिन 4 दिशा है हमारे पास में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसमें जो सबसे उत्तम दिशा है मकान का वो पूर्व दिशा है। देवी और सज्जनों, आपको जब भी मकान का मुख्य द्वार का निर्णय लेना हो, आप पूर्व की तरफ ही निर्णय लें कि पूर्व का जो दिशा है उसी डायरेक्शन में आपका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। दूसरा प्रायोरिटी है उत्तर दिशा। आप देखते होंगे पूर्व दिशा का, अगर थोड़ा सा और अगर बात कर दूं तो पूर्व दिशा की तरफ आप जब भी देखते हैं भगवान सूर्य का आगमन पूर्व से ही होता है। सबसे पहला प्रकाश आप ही के ऊपर में पड़ेगा, आपके द्वार पर भगवान सूर्य का आगमन होगा। और जितने भी अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो कीटाणु, जीवाणु, जो भी सूक्ष्म जीव है वो सूर्य के प्रकाश से इस दुनिया से उठ जाते हैं, चले जाते हैं, और आपका घर मतलब कि स्वस्थ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो पहला डायरेक्शन पूरब और दूसरा डायरेक्शन है उत्तर। उत्तर दिशा जो है भगवान कुबेर का दिशा है देवी और सज्जनों। कुबेर अर्थात धन और समृद्धि। माता लक्ष्मी को तो आप सब पूजते हैं, कुबेर को बहुत कम लोग जानते हैं और पूजते हैं। तो उत्तर दिशा की तरफ जिसका मकान हो उस व्यक्ति को क्या मिलता है? तो धन, दौलत, रुपया, पैसा, इन सब में वृद्धि होता है। पश्चिम और दक्षिण तो खैर बहुत तीसरे चौथे लेवल पर में है। और एक और दिशा अगर आपके पास में हो तो पूरब और उत्तर के कॉर्नर का जो दिशा होता है, पूर्वोत्तर दिशा, उस तरफ भी आप अपना मकान जो है सो बना सकते हैं। ये एक रेट में हुआ। चलिए, घर तो हो गया, घर यहाँ बना लेंगे, लेकिन जो घर का एंट्रेंस है, प्रवेश द्वार है, वो हमें कहाँ रखना चाहिए? दिशा उसकी सही क्या होगी? अगला आप ये बताएं। घर बनाने की बात आपने देख ली, दिशा देख ली, अब इसका मुख्य द्वार कहाँ पर? देखिए सज्जनों, इसका भी एक नियम है। इसके नियम के तहत क्या है इसका नियम कि अभी जो मैंने दिशा की बात की है वो दिशा मूल रूप से घर के मुख्य प्रवेश द्वार को लेकर के ही है। दिशा किधर होगा इसका निर्णय कैसे होगा? घर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, जिधर से आप घर में घुसेंगे और जिधर से निकलेंगे वही तो मुख्य दिशा है, वही तो मुख्य डायरेक्शन है आपका। तो प्रयास करें कि पूर्व दिशा की तरफ आपका जो है मुख्य द्वार हो। दूसरा अगर नहीं हो तो उत्तर दिशा की तरफ, तीसरा अगर नहीं हो तो पूर्वोत्तर की तरफ, चौथा में पश्चिम और पांचवा में दक्षिण। अगर ऑप्शन है तो पश्चिम दक्षिण में दरवाजा रखें ही। बहुत बढ़िया, आपने मकान का बता दिया। अब मकान के बाद है रोटी, तो हमारा जो किचन हो वो कहाँ होना चाहिए? हाँ, मकान का सबसे प्रमुख अंग किचन, जहां से कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। यानी कि जैसा भोजन करोगे वैसा ही आपके शरीर पर में प्रभाव होगा, वैसे ही आपकी जो है सो मानसिक स्थिति बनेगी, वैसा ही आपका हृदय होगा, वैसे ही सोचने समझने की शक्ति होगी। तो किचन, किचन है क्या आखिर, जिसको आज लोग किचन कहते हैं, कई जगह उसे रसोई घर कहते हैं। किचन को ही हिंदी में रसोई घर कहते हैं। बहुत जगह पर में उसे भंसा घर कहते हैं, बहुत जगह पर में उसे खाना बनाने का जगह कहते हैं। नहीं, किचन में क्या होता है, खाना किस चीज पर बनता है? मूल रूप से वो अग्नि तत्व है देवी शब्द। किचन में आग जलाया जाता है। तो आग जहां पे जलाया जाए, जहां पर में भोजन बनाया जाए, उसका डायरेक्शन अग्निकोण में होना चाहिए। अग्निकोण कौन सा है? अग्निकोण अर्थात देवी और सज्जनों, आपका ये जो दिशा है दक्षिण और पूरब के कॉर्नर का जो दिशा है, उस दिशा में आपका किचन होना चाहिए। उस दिशा में अगर आपका किचन है अग्निकोण में, तो आपके घर में बीमारियां कम होंगी, शरीर सही रहेगा,
सोच सकारात्मक परिवार में लोगों को रहेंगे और सकारात्मक सोच है तो सब कुछ ठीक। बहुत बढ़िया। नारायण नारायण नारायण। देवी और सज्जनों, एक चीज और सीख लें कि जब भी आपको कोई भी काम करते वक्त छींक आ जाए, आप चाहे किसी विशेष काम में हो, कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, छींक, चाहे आपका तबीयत ही खराब, जैसे अभी मुझे जुकाम हो गया है तो अभी बार बार छींक आएगी, तो जब भी छींक आए तो 3 बार नारायण का नाम जरूर लें, इससे जो है परेशानी टल जाती है। चलिए, हमें कुछ और सीखने को मिल गया। अब रोटी कपड़ा तो हो गया, हमने खाना भी खा लिया। अब खाना खाने के बाद विश्राम कहाँ करें? बेडरूम की सही दिशा क्या होनी चाहिए? अच्छा, बेडरूम की सही दिशा जो है, देखिए बेडरूम घर में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जगह होती है। घर में कोई पिता होता है, कोई पुत्र होता है, कोई घर का गार्जियन है, माता है, बहुएं हैं, अलग अलग लोग हैं। तो अब सबका एक डायरेक्शन तो नहीं होगा, तो घर का जो स्वामी होगा उसका जो डायरेक्शन है, उसका जो घर है देवी और सज्जनों, उसकी दिशा हमेशा दक्षिण और पूरब के कॉर्नर में हो तो ज्यादा बढ़िया। अगर कॉर्नर नहीं बनती है तो कोई बात नहीं, दक्षिण दिशा में घर के स्वामी का बेड हो, यानी कि जो गार्जियन है। उसके बाद जो छोटा भाई है अथवा घर के जो सेकेंड लेवल पे लोग हैं, उसका डायरेक्शन उत्तर दिशा में उसका बेडरूम हो। बाकी घर में बच्चे हैं, उसका घर के मध्य में उसका जो है सो रूम होना चाहिए, चारों तरफ से वो सुरक्षित हो, विज्ञान की दृष्टि से भी और सामान्य दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी और वास्तु के दृष्टि से भी। और घर की जो बहुएं हैं, बेटे हैं, इन लोगों के लिए घर का पीछे का जो बेडरूम हो वो उनके लिए ज्यादा अच्छा होता है। पीछे अर्थात उनका बेडरूम, जैसे कि मान लो कि किसी का पश्चिम दिशा में पीछे पड़ रहा है, पीछे का पश्चिम होगा, किसी का उत्तर में पड़ रहा है तो उत्तर में पड़ रहा है। यानी कि इसमें मूल रूप से ध्यान घर के स्वामी के बेडरूम का देना है कि उसका बेडरूम दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए। ठीक है, तो बेडरूम भी हो गया। अब बेडरूम के बाद अगला प्रश्न है कि हमारा शौचालय और स्नान घर कहाँ होना चाहिए? बहुत गुड प्रश्न है। देखिए, वास्तुशास्त्र का एक एक क्वेश्चन इन्होंने निकाल करके रखा है हर एक विषय पर। वे मुझे तो लग रहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको वास्तुशास्त्र के लिए कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। यही आपके जीवन का, ये समझो कि वास्तु ग्रंथ ही तैयार हो रहा है, किताब ही तैयार हो रहा है। अगर आप लिखेंगे तो ये एक पुस्तक बन जाएगा ये। अच्छा, तो प्रश्न है आपका कि शौचालय कहाँ होना चाहिए, लेटरिन की दिशा कौन सी, किस दिशा में लेटरिन? नैऋत्य कोण में लैट्रिन होना चाहिए। अच्छा, नैऋत्य कोण में क्यों होना चाहिए लैट्रिन? उसका कारण है देवी और सज्जनों, नैऋत्य नाम का एक राक्षस है, उसका वो दिशा है। अगर आप उस दिशा में लैट्रिन बाथरूम अगर रखते हैं तो क्या होगा कि हमेशा वो गंदगी से दबा रहेगा। वो दिशा के राक्षस जो है सो उठेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आपका नैऋत्य कोण में अगर लैट्रिन नहीं रह रहा है, नैऋत्य कोण अर्थात पश्चिम और दक्षिण की दिशा, तो क्या होगा कि घर में पेट की बीमारियां ज्यादा होंगी। इसलिए कम से कम लैट्रिन का जो टंकी है वो कम से कम नैऋत्य कोण में होना चाहिए। वो भी कैसे? तो आपका जो घर का पश्चिम और दक्षिण का कॉर्नर है, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ करके और अपना वाला जो जमीन है उसमें होना चाहिए। यानी कि लैट्रिन और बाथरूम की दिशा जो है, कम से कम सेप्टिक टैंक जो है आपको वो घर के पश्चिम और दक्षिण के कॉर्नर में होना चाहिए। इससे आपको लंबा लाभ मिलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब स्नान ध्यान करने के बाद हम सब लोग पूजा पाठ करते हैं, तो हमारा पूजा घर कहाँ होना चाहिए? देखिए, मतलब बड़ा सुंदर कोऑर्डिनेशन इन्होंने बना रखा है, एक के बाद एक के बाद एक क्वेश्चन जो पब्लिक के मन में होगा। ये कहते हैं कि गोली दागने वाली बात वो है यानी कि पूजा घर, जो हमारे कहते हैं कि तन का मंदिर शौचालय, मन का मंदिर देवालय, अर्थात पूजा घर हमारा, जहां पर में हम बैठ करके पूजा पाठ जप तप ईश्वर की साधना आराधना करते हैं। पूजा घर के लिए देखिए, इसके लिए तो सबसे उत्तम दिशा कहते हैं कि ईशान कोण होता है, ईशान कोण में होना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा मतभेद है। मतभेद की स्थिति यह है कि पूजा घर आप कहीं भी रखें, वैसे दिशा उसका ईशान कोण है, ठीक है, मैंने बता दिया, लेकिन उसमें आप अपने कुल का, वंश का, जो आपकी परंपरा चलती आ रही है उसका विशेष ध्यान रखें। जैसे कि मेरे यहाँ पर में मेरी जो परंपरा है कुल की, वो ये है देवी और सज्जनों कि हमारे यहाँ पर में पूजा घर किसी भी दिशा में हो, लेकिन देवता, कुल देवता जो हमारे हैं उनको नैऋत्य कोण में रखा जाता है।
अब देखिए नैऋत्य कोण तो है राक्षस का, हमारी देवी महामाया है, लेकिन आदिकाल से हमारे पूर्वज नैऋत्य कोण में यानी कि पश्चिम और दक्षिण के दिशा में जो है सो देवता को वहां पर में रखते हैं। तो ये कुलोचार है, कहते हैं ये व्यवहार है। कुछ भी त्यागो, वास्तु शास्त्र का किताब हो, पुस्तक हो, कुछ भी हो, बाकी सब शास्त्र हो, वेद वेदांग हो, लेकिन कुलोचार को कभी नहीं त्यागना चाहिए। कुलाचार जो है उसको हमेशा बना करके रखना चाहिए। आप अपने परिवार में बाप दादा गांव के अगल बगल के लोगों से भी ये पता करें, क्योंकि देवता का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, आपके कुल देवता कुल देवी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने सही डायरेक्शन में उनको जगह नहीं दिया तो फिर आपके घर में तहस नहस परेशानी, और कहते हैं कि जो व्यक्ति अर्श पर में है वो भी फर्श पर में आ जाए, क्योंकि कुल देवता बहुत महत्व रखते हैं, आपके परिवार की सुरक्षा वही करते हैं। तो उसमें ज्यादा छेड़छाड़ ना करें। अगर आपका कहीं पर में ऐसा कुछ नहीं है तो आप ईशान कोण में जो है शुभ पूजा करें। अच्छा, अगला प्रश्न है, जैसे हम लोग अपने घर में पौधा लगाते हैं, कुछ तुलसी लगाते हैं, कुछ समी का पेड़ लगाते हैं, तो घर में पौधे की दिशा क्या होनी चाहिए, कहाँ लगाना अलग चाहिए? अलग पौधे हैं, अलग अलग पौधों में भी जो है सो बहुत विचार है। जैसे कि कांटेदार पौधे, उसमें भी बेल अपवाद है। कांटेदार जो पौधे हैं, जंगली पौधे हैं, ऐसे पौधे जो विषयुक्त हैं, ऐसे पौधों को अपने घर पर में नहीं लगाना चाहिए। उसमें एक बेल जो है सो अपवाद है, कांटेदार होकर के भी उसको बेल को आप अपने दरवाजे पर में लगा सकते हैं। दरवाजे के सामने लगाएं, जहां भी आपका जिस डायरेक्शन में है दरवाजा। तुलसी का पौधा हमेशा ईशान कोण में लगाएं, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी के जो पौधे हैं सो सामने दरवाजे पर में लगाएं, जो आपका घर है, जो आपका बाउंड्री है उसके सामने में लगाएं। थोड़ा सा बाउंड्री से 5 फीट जगह छोड़ करके अपने घर के तरफ लगाएं। कटहर का पेड़ लगाएं, आम का पेड़ लगाएं, ये बेल का पेड़ लगाएं, आपके लिए ये सब बड़ा अच्छा रहेगा। जैसे मैंने सुना है कि केले का पेड़ वर्जित होता है, हाँ। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? केला का पेड़ जो है घर के अंदर में नहीं लगाना चाहिए, ये सही बात है। वैसे तो कहते हैं केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास है, सही बात है। हर एक पेड़ में, हर एक वृक्ष में देवताओं का वास होता है, ये बात है। लेकिन केला का पेड़ जो है, केला का पेड़ जो है सो अपने घर के कैंपस के अंदर में कभी ना लगाएं, उसको घर से बाहर रखें। क्योंकि केला का पेड़ अगर आपने कैंपस के अंदर लगाया तो आर्थिक स्थिति 2 महीने 4 महीने 6 महीने में आपकी चरमरा जाएगी, आप अमीरी से गरीबी की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, ये बात है। अगला प्रश्न हमारा कि घर में दर्पण शीशा मिरर कहाँ लगाना चाहिए, सही दिशा क्या होनी चाहिए इसकी, ताकि कोई दोष ना आए इसके लिए? शीशा का दर्पण का जो है सो मूल जगह घर में बड़ा सोच समझ करके निर्णय लिया जाता है इस विषय में। ये हो गया श्रृंगार कक्ष से जुड़ा हुआ जगह हो गया, जहां पर में आप खड़े होकर के श्रृंगार करते हो, जहां पर में आप जो है सो खड़े होकर के आप ये समझो कि आपका स्नो पाउडर क्रीम, जो भी पुरुष और महिला से जुड़ा हुआ जो जगह है, उस जगह पर में आप इसे लगाते हो। वैसे इसको उत्तर दिशा की तरफ अगर लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अगला प्रश्न हमारा ये है कि ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए, सही दिशा क्या होगी इसके? ड्राइंग रूम की बात आप करते हैं। ड्राइंग रूम अर्थात हमारा उठने बैठने का जो जगह है, ड्राइंग रूम अर्थात हमारा उठने बैठने का जगह, जहां पर में हम लोग उठते हैं बैठते हैं, हमारे घर में जो गेस्ट आते हैं वो बैठते हैं। इसको सबसे आप सामाजिक दृष्टि से, वास्तु शास्त्र के दृष्टि से, अथवा जिस दृष्टि से भी आप रखें, इसको आप जब आपका घर का एंट्रेंस है उसमें सबसे पहला जगह जो होना चाहिए, सबसे पहला जगह वो आपका ड्राइंग रूम होना चाहिए, वही आपका गेस्ट रूम होना चाहिए। इसके इसके दिशाओं के बारे में अगर चर्चा करूंगा थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन में आ जाओगे। तो इसको मूल रूप से ये समझो आप कि अगर आपका पूर्व दिशा की ओर मकान है, आपका एंट्री हुआ तो आपके घर के अंदर का जो पार्ट है वो इससे अलग होना चाहिए। अगर ये आपका उससे अलग है तो इससे 2-3 फायदे हैं। बाहर से कौन व्यक्ति आया, कैसी ऊर्जा लेकर के वो आ रहा है, उसके ऊपर में रास्ते में कौन सी शक्तियां आई, कैसा पॉजिटिव निगेटिव एनर्जी आया। अनेक प्रकार के लोग आते हैं हमारे घर में, आपके यहाँ पर में भी आते हैं। तो इसको आप दिशा को 1 मिनट के लिए छोड़ दो और इसको सबसे प्रथम पार्ट जो है वो आपका घर का जहां पर में कदम रखा जाए वहीं पर में आप ड्राइंग रूम रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, उठने बैठने के लिए, मिलने जुलने के लिए जगह ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, एक मूल प्रश्न और है कि किसी स्थान में अगर वास्तु दोष हो तो उसकी पहचान कैसे होगी?
आप देखेंगे जिस घर में वास्तु दोष होगा उस घर में बरकत नहीं होगी। उस घर का आदमी लाखों रुपया कमाए या करोड़ों रुपया कमाए, उसके घर में पैसा बचेगा नहीं। वो कितना भी कमा ले वो सेविंग नहीं कर पाएगा वो। आप देखेंगे उसके घर में एक के बाद एक लोग बीमार पड़ते जाएंगे, उसकी संपत्ति नष्ट होती चली जाएगी, वो व्यक्ति उस घर में मृत्यु होना शुरू हो जाती है। एक के बाद एक भयंकर से भयंकर स्थिति जो है उत्पन्न होने लगती है। तो वास्तु शास्त्र का नियम जिस घर में पालन नहीं किया जाता है, वास्तु शास्त्र नहीं वास्तु विज्ञान है वो, पहले शास्त्र हमारे ऋषि मुनि ने रखा। आज जो आर्किटेक्ट की पढ़ाई कराई जाती है, आज जो नक्शा बनाने का पढ़ाई कराया जाता है, उसमें वास्तु शास्त्र को भी पढ़ाया जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। और वास्तु शास्त्र का जिसने मेरे पास तो बहुतों एग्जाम्पल है, लेकिन प्रश्न इतना है कि मैं आपको उदाहरण ज्यादा नहीं दे सकता, कहानियां नहीं बता सकता। लंबा प्रश्न है, 70-80 प्रश्न है, तो इस पर मैं इतना ही कहूंगा कि जिस घर में बीमारी ज्यादा होने लगे, जिस घर में पैसे का बचत ज्यादा ना हो, जिस घर में मृत्यु होने लगे इत्यादि अपशगुन घटनाएं घटित होने लगे, समझ जाए कि इस घर में वास्तु दोष है। अगला प्रश्न, क्योंकि जो घर की सीढ़ी होगी तो घर की सीढ़ी कहाँ होनी चाहिए? घर का सीढ़ी यानी कि स्टेयरकेस का जगह, किस जगह पर में होना चाहिए सीढ़ी? सीढ़ी का मूल जगह है देवी और सज्जनों, उसको भी नैऋत्य कोण में ही होना चाहिए। नैऋत्य कोण हमेशा भारी होना चाहिए, अर्थात उस जगह पर में जब आप सीढ़ी रखेंगे तो नैऋत्य नाम का जो राक्षस है वो हमेशा दबा रहेगा, वो उठेगा नहीं, आपके घर में तबाही नहीं मचाएगा, तूफान नहीं मचाएगा। तो हमेशा पूरब कह रहा हूं, पश्चिम और दक्षिण के कॉर्नर में ही सीढ़ी का निर्माण करें, सेप्टिक टैंक से अलग करके। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी घर में वास्तु दोष है तो उसका निवारण क्या होगा? उस दोष को दूर कैसे करें? अलग अलग दोषों के लिए अलग अलग प्रक्रिया है। आपको मैं अब जैसे कि मान लो किसी के घर में पानी का जगह जो है वहां पर उसने अग्नि को डाल दिया, किसी को जो है मान लो कि जहां पर में देवता का जगह है वहां पर में किचन डाल दिया, लेटरिन डाल दिया, अब खुद रहना शुरू कर दिया उसने, तो उस घर का विनाश तो होना ही होना है, क्योंकि देवता का जगह आपने कैप्चर कर लिया। आप देवता से युद्ध करना चाह रहे हो, आप कहां जीते हो भाई? राक्षस नहीं जीत पाए, बड़े बड़े देवी देवता भी एक दूसरे से नहीं जीत पाए, तो आप कहां से जीत पाओगे? तो सबसे पहली बात कि वास्तु दोष अगर है तो वास्तु पुरुष का संभव अगर हो तो वास्तु दोष का निवारण करें। जो जहां से तोड़ फोड़ करके अलग करना हो, किचन को किचन वाले जगह पे दे, पानी को पानी वाले जगह पे दे, लेटरिन को लेटरिन वाले जगह पर दे। संभव हो तो सबको तोड़ के ताश नाश करके सही तरीके से निर्माण करें, नहीं संभव हो तो दैनिक तौर पर वास्तु पुरुष का पूजन करें। अच्छा, अगला प्रश्न ये है कि जो हमारे घर का फर्नीचर होता है तो क्या उससे भी वास्तु दोष लगता है? वहां भी कुछ ऐसा है? फर्नीचर को रखने के लिए भी वास्तु शास्त्र में जगह बनाई गई है। बेड को कहाँ रखना है, सोफा को कहाँ रखना है, कुर्सी को कहाँ रखना है, उसके लिए भी है। लेकिन वो उसका सही निर्णय तभी हो पाता है जब आप उस जगह पर में जाते हो, घर पर में जाते हो, उसको एनर्जी को महसूस करते हो, देखते हो। क्योंकि हर घर का डायरेक्शन एक जगह लगेगा तो वो बहुत इफेक्ट करता है, उस पर में ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अगला प्रश्न ये है कि जो हमारे घर का लेआउट है तो क्या वास्तु का जो नियम है वो लेआउट से मिलना चाहिए? लेआउट का निर्माण कराते वक्त ही लेआउट का निर्माण ही इसीलिए करवाना चाहिए कि वो वास्तु दोष से सुरक्षित हो, वास्तु दोष से मुक्त हो। लेआउट जब भी आप मकान का बनाएं, जब भी मकान बनाने का सोचें, उस वक्त जो है सो वास्तु का विशेष ध्यान रखें। नहीं तो आपका आज 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ आपने लगा दिए और वो कल होकर के 1 करोड़ तो वो सत्यानाश होना ही होना है, और आपको जो पैसा भविष्य में आने वाला है वो सब भी चला जाए। अच्छा, अगला प्रश्न ये है कि जो हमारे घर का छत है तो छत के लिए वास्तु क्या कहता है? वहां इसके क्या नियम है? छत के लिए कुछ खास नियम नहीं है देवी और सज्जनों, क्योंकि घर का जब जड़ मजबूत रहेगा तो अपने आप छत ठीक रहेगा। जड़ जब आपका सही रहेगा, जड़ जब आपका वास्तु दोष से मुक्त रहेगा तो छत अपने आप मुक्त रहेगा। उसके लिए कोई विशेष नियम पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा, आज के वक्त में सभी लोग क्या करते हैं, पहले जमीन लेते हैं फिर घर बनाते हैं, तो क्या जमीन में भी वास्तु दोष होता है? जमीन सबसे वास्तु दोष की प्रक्रिया ही जो है सो यहीं से शुरू होती है कि जमीन जो खरीद रहे हो आप, वो देखना है, उसको जांचना है, उसको जांचने की प्रक्रिया है कि वो वास्तु दोष से मुक्त है या वास्तु दोष से युक्त है। उसके जांचने की 2-3 नियम है, मैं आपको बता देता हूं। इससे ये सब बताया नहीं जाता है लोगों को, ये सब तो हम लोग चार्ज करके फिर उसकी जांच करते हैं। उसका सबसे पहला नियम तो ये है कि जिस जगह को आप खरीद रहे हो उस जगह को देखो कि वो हरा भरा है या नहीं, उस जगह पर में घास उगा हुआ है या नहीं, उस जगह पर पेड़ पौधे हैं या नहीं। एक नियम पहला ये देखो। दूसरा कि जब भी आपको जमीन जांचना हो तो वहां पर में जाओ,
वहां पर में जो है सो आप लगभग इतना एक 5-6 इंच के करीब जो है सो गड्ढा करके देखो। एक मैं आपको ये 5-6 इंच तो कम हो जाएगा, 1 फीट के करीब आप गड्ढा करके देखो। 1 फीट गहरा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट लंबा गड्ढा कर लो। उसमें पानी डाल दो। आप पानी डाल कर शाम के वक्त ये करना है, पानी डाल करके छोड़ दो। शाम के 6-7 बजे के करीब पानी डाल करके पूरा फुल करके उसे छोड़ दो। सुबह में जाओ, जा करके चेक करो जो भाई इसमें पानी बचा हुआ है या वो कीचड़ है या वो पूरा पानी सूख करके उसमें दरार फट गया। अगर उसमें पानी बचा हुआ है गड्ढे में, सुबह जैसे मान लो कि आपने 7 बजे रात में डाला, आप सुबह 5 बजे 6 बजे पहुंच के देखो, चेक करो उसमें अगर पानी बचा हुआ है पुरुषोत्तम जी, तो वो आपका ए ग्रेड में आया। ठीक। अगर उसमें कीचड़ बचा हुआ है तो आपका बी ग्रेड में आया, उसमें आप मकान बना सकते हो। लेकिन अगर वो दरार फट गया, उस जगह पर में अगर दरारें आ गई, तो वो आपका मकान बनने लायक जमीन नहीं है। उस जगह पर में मकान बनेगा तो बर्बादी होगी। एक और तरीका है कि गड्ढा खोद करके आप उस जगह पर में उसको मिट्टी जो आपने गड्ढा से निकाला उसको डाल करके चेक करो। अगर मिट्टी वहां पर में उबर गया, यानी कि उससे ज्यादा हो गया, ऊंचा हो गया गड्ढा से, तब तो वो जमीन आपका घर बनाने लायक है। नहीं, कम हो गया तो वो बनाने लायक नहीं है। अगर बराबर है तो मीडियम में है, लगभग चल सकते हो। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखें। अभी हमने जाना घर के बारे में। जैसे कुछ लोग व्यापारी होते हैं, किन्हीं का दुकान, किन्हीं का ऑफिस होता है, तो जो वास्तु के नियम है, क्या वो दुकान ऑफिस वहां भी लागू होते हैं? व्यापार स्थल पर में भी वास्तु के नियम लागू होते हैं। अगर आपने कोई दुकान खोला है, आपकी कोई बहुत बड़ी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, आपका कोई सेल का काम है, उस जगह पर में अगर आपने वास्तु का ध्यान नहीं रखा तो बिजनेस आपका डूब जाएगा, चलेगा कभी नहीं। अच्छा, तो अगर मैंने कोई जमीन ले लिया, तो उस जमीन पर वास्तु की पूजा कैसे करें? जमीन जब भी आप लेते हो तो उस जगह पर में सबसे पहले तो आपको जो वास्तु दोष से युक्त जमीन है वो लेना ही नहीं चाहिए। उस जगह पर में कितना भी पूजा पाठ कर लो, वो ए ग्रेड में नहीं आएगा। दूसरा, वास्तु दोष से संबंधित जो जब मकान बनता है तो उसी वक्त जब नींव पड़ती है तो उसके गड्ढे खोद करके उसके कुछ नियम है मैथमेटिक्स के, उसके तहत कर्मकांड के तहत जो है सो पूजा पाठ करवाया जाता है, जिसमें 2.5-3 घंटे कम से कम प्रक्रिया है। तो वो मैं आपको इस जगह नहीं बता सकता। अच्छा, अगला प्रश्न हमारा ये होगा कि आज के वक्त में एसी हो, हीटर हो, ये सब की आवश्यकता बन गई है, तो क्या इसके लिए भी कोई वास्तु के नियम है, एसी हीटर वगैरह के लिए भी? मैंने पहले ही कहा था कि छित जल पावक गगन समीरा, यानी कि धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 चीजों को मिला करके ही कोई भी वस्तु का निर्माण होता है। एसी है अर्थात वो ठंडा का तत्व है, पानी का तत्व है, तो उसका दिशा जो है हमेशा आपको पूरब और उत्तर के कॉर्नर में ही होना चाहिए, अगर संभव है तो। नहीं संभव है तो अपने सुविधा अनुसार उसका प्रयोग करें। हीटर है तो हीटर का जगह हमेशा अग्निकोण में होना चाहिए। अगर आप परमानेंट हीटर लगा रहे हैं तो उसको अग्निकोण में डालो, और नहीं कभी यहाँ लगाया कभी वहां लगाया, अगर पोर्टेबल है तब तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, अगला प्रश्न ये है कि आज के वक्त में गार्डन, बगीचा सबके घर में होता है, तो बगीचे के लिए वास्तु क्या कहता है? गार्डन बगीचा तो जरूर हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। घर के आगे में आप लगाओ, आपका जो फ्रंट साइड है वहां पर में लगाओ, हमेशा ग्रीनरी रखो, हरा भरा रखो, बढ़िया है। ये जितना रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा, वास्तु के अकॉर्डिंग जो घर का एंट्रेंस है, मुख्य द्वार है, उसकी डिजाइन कैसे होनी चाहिए? कुछ नियम है इसके? हाँ, वास्तु के अनुसार जो है कभी भी आप डरावना चीज का डिजाइन ना बनाए। घर में जो है मेन आपका गेट जो है वहां पर भगवान का कुछ ओम वगैरह लिखवा दें, कुछ आपका ओम नमः शिवाय, अथवा कुछ भी गणेश जी का जो है सो लोग आजकल मूर्ति लगवा देते हैं, फोटो लगवा देते हैं। कुछ इस प्रकार से लिखवाएं जो धार्मिक सनातन से संबंधित जुड़ा हुआ हो, जिससे पॉजिटिव एनर्जी आती रहे। और गणेश जी का जब भी मूर्ति अगर इस साइड से अगर लगा रहे हो ऐसे, तो इधर से भी आपको ऐसे लगाना है, यानी गणेश जी उधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं। अथवा किसी भी देवी देवता का लगवाओ तो अपने घर की तरफ पीठ ना रहे, दोनों तरफ से मूर्ति आप अटैच करवाओ तो आपके लिए वो सुरक्षित है। बहुत आवश्यक बातें हैं ये। अगला प्रश्न ये है कि जो पानी का सही स्थान है वो क्या होना चाहिए? पानी का मुख्य स्थान है, पानी के जो मालिक है वो वरुण देवता है। वरुण देवता अगर नाराज हो गए तो फिर वो पानी, आज देखो बाढ़ आया हुआ है, पानी की मात्रा अगर जगह जगह बढ़ जा रही है तो आपका जीवन तहस नहस हो जा रहा है।
पानी का मूल दिशा है पूरब और उत्तर का दिशा। पूरब और उत्तर की दिशा में ही आपको टंकी रखना है, पूरब और उत्तर की दिशा में ही आपको सिर्फ पानी के लिए टैंक बनवाना है, पूरब और उत्तर की दिशा में ही आपको बोर्डिंग बनवानी है, पूरब और उत्तर की दिशा में ही आपको चापाकल करवाना है, पूरब और उत्तर की दिशा में ही आपको मोटर लगाना है। यानी कि पानी से संबंधित जितनी भी प्रक्रिया है वो सब पूरब और उत्तर की दिशा में हो, तभी आपका जीवन सुरक्षित है। ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि अगर किसी घर में वास्तु का निगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा है तो वास्तु की शांति उस घर में कैसे करनी चाहिए? उसके लिए देखो, अगर आप सक्षम हो तो सबसे पहले तो वास्तु दोष जिस कारण से है उसका आप निवारण करो, उसको तोड़ के हटाओ, उसको नए तरीके से बनाओ। अगर आप सक्षम नहीं हो तो किसी विद्वान पंडित को बुला करके, कर्मकांडी पंडित को बुला करके जो है सो वास्तु दोष की शांति करवाओ कर्मकांड के विधान से। अगर आप उसमें भी सक्षम नहीं हो तो वास्तु पुरुष का 100, 200, 500 रुपए में मूर्ति देगा, फोटो देगा, वो ले आओ, उसकी पूजा दैनिक तौर पर में करो, बहुत हद तक वास्तु दोष का शमन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न ये होगा कि जैसे 9 ग्रह होते हैं तो वास्तु में ग्रहों का भी कोई इफेक्ट होता है, कुछ ऐसा है वहां पे? हाँ, बिल्कुल ग्रहों का इफेक्ट है। अग्नि तत्व है तो उस पर में मंगल देवता का अधिकार है, जल तत्व है तो उस पर में चंद्रमा का अधिकार है। आपको मैं बता दूं कि सौंदर्य का जो प्रसाधन है उस पर में शुक्र का अधिकार है। घर में जहां पर में ज्ञान विज्ञान की बात है वहां पर में देवगुरु बृहस्पति का अधिकार है। घर में जो नौकर है, घर में जो काम करने वाले लोग हैं उस पर में कर्मफलदाता शनि का अधिकार है। इसी प्रकार से बाकी जितने भी ग्रह हैं, घर में जो कीचड़ है, गंदगी है, लेटरिन है, इन सब पर में राहु देवता का अधिकार है। तो अलग अलग घर में जो जगह है, वस्तु है, सभी ग्रहों का अलग अलग जगहों पर में अधिकार है, अलग अलग ग्रहों का अधिकार है। तो ग्रह का प्रभाव आपके तो कुंडली को जब मैं देखता हूँ उसी वक्त पता चल जाता है कि आपके घर में वास्तु दोष है। इस ग्रह की स्थिति खराब है, आपके घर में वास्तु दोष निश्चित तौर पर में होगी। इस ग्रह को ठीक कर लो, वास्तु दोष वहां पर में ठीक करो, यहाँ पे ग्रह की स्थिति आपके कुंडली में अच्छा रिजल्ट देगी। ग्रह का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। जैसे घर बनाने के बाद लाइट्स बहुत आवश्यक होते हैं, तो लाइट्स के लिए वास्तु क्या कहते हैं? घर में बहुत ज्यादा लाइट नहीं रखना चाहिए देवी और सज्जनों। लाइट जो है एक सामान्य स्तर का रखना चाहिए, बहुत ज्यादा चमकीला, बहुत ज्यादा लाइट को रखना घर में ये शुभ नहीं, ये अच्छा नहीं। ये ऑफिस के लिए, ये इसको मैं बता दूं कि ऑफिस के लिए अथवा कहीं इंटरटेनमेंट का जगह है उन जगहों के लिए ठीक है, लेकिन घर में मध्यम लाइट रखना चाहिए, इतना ही जितना से काम चल जाए। अच्छा, अगला प्रश्न ये है जो बहुत आवश्यक है। प्रश्न क्या है कि जो आपने वीडियो में बताया वो तो ठीक है, लेकिन जो वास्तु के जानकार हैं, जो इसके सलाहकार हैं, उनकी तलाश कैसे करें? कैसे पहचाने कि वो सही बता रहे, गलत बता रहे? आपको 90-95% लोग जो है इस क्षेत्र में बेकार ही मिलेंगे, जिनको वास्तु का ज्ञान नहीं होगा, जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं होगा, जिनको ये समझ ही नहीं होगी कि घर कैसे बनाना है, और एक चंदन लगा लिया, एक टीका लगा लिया, बस वो पंडित हो गए, भाई अब तो मैं वास्तु का जानकार हूँ। आज बड़े बड़े मैं लोगों को देखता हूँ जिसमें कुछ लोगों का नाम मैं क्या लूं, जैसे कि एक व्यक्ति को जानता हूँ, पंकित गोयल। पंकित गोयल नाम का एक व्यक्ति है जो वास्तु शास्त्र से संबंधित बड़ी बड़ी वीडियो, बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन सही मायने में पूछो तो उस व्यक्ति को वास्तु का सही जानकारी नहीं। उसने वास्तु शास्त्र को सही तरीके से पढ़ा नहीं, हमेशा गलत गलत बातें, कुछ अटर पटर ज्ञान जो है जो देता रहता है। और ऐसे कई लोग हैं जो आपको मिलेंगे। तो वास्तु से संबंधित सही निर्णय लेना है तो आपको खुद भी एक बार वास्तु शास्त्र का किताब को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और फिर आप दूसरों से डिस्कस करके आप उसका निर्णय ले सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है ये। अगला प्रश्न ये है कि आज के वक्त में सभी लोग कहीं ना कहीं अपने घर में चिड़ियाघर बनाते हैं, तो चिड़ियाघर घर में होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो क्या उसकी सही जानकारी होगी? घर में चिड़ियों का स्थान बिल्कुल ना रखें, ये सब शुभ नहीं है, ठीक नहीं है। आजकल फैशन के दौर में जो है तो लोग इसको एक क्या कहूं मैं, दिखावा का जरिया मान लिया है लोगों ने। चिड़ियों को घर में जगह न दे। उसके लिए अगर आपको कबूतर पालना है, बत्तख पालना है, आपको जो है जो मुर्गा पालना है, या जो भी पक्षी पालना है अथवा पशु पालना है, उसको आप अपने घर से थोड़ी सी दूरी पर में दूसरे जगह पर में जगह दें। एक गाय भी पालना है, गाय सबसे उत्तम कोटि का जो है उसको हम लोग माता की दर्जा देते हैं, उसको भी अपने घर से थोड़ा सा दूरी पर में जगह दें। उसे कोई भी पशु पक्षी हो, चिड़िया को तो खैर घर में ना रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें भी कुछ विशेष है, जैसे कि तोता है आप रख सकते हैं उसको, उसमें भी जैसे कि बत्तख है, आपके पास सुविधा है आप रख सकते हैं, लेकिन इन सबको थोड़ा सा घर से दूर रखें तो ज्यादा अच्छा। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न ये है कि वास्तु अच्छा हो बुरा हो वो बात की बात है, लेकिन क्या वास्तु का संबंध हमारे स्वास्थ्य से भी है?
हमने पहले ही बताया कि वास्तु शास्त्र से संबंधित अगर आपके घर में दोष होगी तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा और वो करना ही पड़ता है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न ये है कि वास्तु के अकॉर्डिंग जो हमारे घर का सही आकार है, लेंथ है, वो क्या होनी चाहिए? देखिए, वास्तु से संबंधित घर का जो आकार है उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि ये वास्तु का सबसे मूल जड़ है। लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? घर का कभी भी आकार जो है आपको सूर्य मंडल और चंद्र मंडल दो प्रकार के होते हैं। कभी भी आपको सूर्य मंडल घर नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो आपकी बर्बादी तय है। सूर्य मंडल घर का अर्थ ये है कि पूरब और पश्चिम का जो डायरेक्शन है आपका वो कम होना और उत्तर और दक्षिण का डायरेक्शन आपका ज्यादा होना। नहीं, गलत कह दिया। जैसे कि आपके घर की जो चौड़ाई है उत्तर और दक्षिण में अगर कम है और पूरब और पश्चिम में अगर ज्यादा है तो ये सूर्य मंडल हो गया। ऐसा घर हमेशा विनाश का कारक होता है, ऐसा घर हमेशा जो है सो परेशानी का कारक होता है। अच्छा, और चंद्रमंडल क्या होता है कि घर की लंबाई चौड़ाई उत्तर और दक्षिण में ज्यादा हो, पूर्व और पश्चिम में कम हो, चाहे वो 1 फीट ही कम क्यों ना हो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। उस घर में आपको हमेशा तरक्की होगी। वैसे ये नियम फ्लैट पर में लागू नहीं होते, लेकिन अगर हो जाए, सक्षम अगर हो आप, संभव हो, तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, वास्तु का जो भी नियम है, क्या वो बदलता है समय के साथ या वो स्थिर रहता है? वास्तु जो है, नियम जो है सो ये कोई विधानसभा का नियम नहीं है सरकार का, जहां पर मैं आज पारित हो गया, 4 विधायक ने समर्थन कर दिया तो आज वो नियम है, कल वो नियम नहीं है। वास्तु शास्त्र का नियम अटल और एक जो है सो सनातन है, वो कभी नहीं बदलता। वो ये तो ठीक है, लेकिन आज का जो दौर है वो विज्ञान का दौर है। तो क्या वास्तु की जो बातें हैं वो वैज्ञानिक है? विज्ञान से इनका संबंध है? वास्तु की पूरी बातें वैज्ञानिक है देवी और सज्जनों। उसमें जितनी भी चर्चा होती है वो सब वैज्ञानिक है। एक एक चीजों पर मैं अगर चाहो तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हो। एक एक पॉइंट पर मैं घंटों इस पर मैं विचार दे सकता हूं, क्योंकि आज विज्ञान के विद्यार्थी को वास्तु शास्त्र पढ़ाया जा रहा है। आज किसी भी कॉलेज में चले जाओ जहां पर में आर्किटेक्चर की पढ़ाई होती है, नक्शा मकान बनाने का पढ़ाई होता है, वहां पर वास्तु शास्त्र उसे सिखाया ही सिखाया जाता है। अच्छा, जैसे कि कोई व्यक्ति अब घर बनाना चाह रहे हैं, तो वो घर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो वास्तु के अकॉर्डिंग वो सही योजना क्या बनाए? वास्तु के अकॉर्डिंग उसकी योजना बनाने के लिए आपको वास्तु शास्त्री से संपर्क करना पड़ेगा। वास्तु शास्त्र से बिना संपर्क किए हुए, वास्तु शास्त्री से बिना जानकारी लिए हुए आप योजना नहीं बना सकते। आपको वास्तु शास्त्री को खर्चा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा और फिर आपको सही जानकारी वहां से प्राप्त। देखिए, अगला प्रश्न जो है वो हमारे घर परिवार से जुड़ा हुआ है। अगर किसी घर में वास्तु दोष है, तो इसका जो निगेटिव इफेक्ट है, क्या वो हमारे संबंधों पर भी लागू होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर पिता का जहां बेडरूम होना चाहिए वहां पर में पुत्र का बेडरूम हो गया, जहां पर में पोते का बेडरूम होना चाहिए वहां पर में बहू का बेडरूम हो गया, जहां पर में नौकर का बेडरूम होना चाहिए वहां पर पुत्र का बेडरूम हो गया। बेडरूम बहुत मायने रखते हैं, किस जगह पे किसका होना है। अगर वास्तु दोष घर में है तो रिश्ते खराब होने ही होने हैं, ये 100% दावा है मेरा। अगर निगेटिव इफेक्ट यहाँ पर में है, तो घर में वास्तु के अकॉर्डिंग पॉजिटिव एनर्जी कैसे लाएं? क्या करें कि पॉजिटिव रहे सब कुछ? उसका सबसे मूल वही है कि वास्तु दोष को आप समन करें, वास्तु दोष को घर से हटाएं, वास्तु दोष पर विचार करें कैसे वो ठीक हो, उसको आप समझें, समझने की कोशिश करें, फिर आपके घर में निगेटिव एनर्जी दूर और पॉजिटिव एनर्जी ही आएगी। अगला प्रश्न, हमारे आपके घर परिवार में कहीं ना कहीं अतिथि अवश्य आते हैं, तो जो गेस्ट रूम है वो कहाँ होना हमने चाहिए? पहले ही बताया कि ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, आपको घर का जब शुरुआती जगह है, जिस जगह पर में आप कदम रखते ही घर में प्रवेश करते हैं, पहला द्वार, पहला जगह अतिथि का ही होना चाहिए। ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम आपका सबसे पहले फ्रंट पर में होना चाहिए, किसी भी डायरेक्शन में आप। जैसे आपने अभी कहा प्रवेश के बारे में, तो जो हमारे घर का प्रवेश द्वार है उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग? ये भी जो है सो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन इस पर मैं विशेष टिप्पणी नहीं दूंगा, क्योंकि आज लोग बड़े बड़े मकान नहीं बनाते। आज जो है सो अब चौड़ाई, लंबाई क्या होती है, चौड़ाई ही होती है, उसमें तो जो भाई कितनी चौड़ाई पर में उसका जो है सो गेट होना चाहिए, ये आप अपनी इच्छा अनुसार करें। इसमें कुछ विशेष में टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो विदेश में रहता हूँ, भारत में हूं ही नहीं, तो वास्तु का जो इफेक्ट है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, क्या वो अन्य देशों में लागू होता है? आप विदेश चले जाएं, चाहे आप स्वर्ग लोक चले जाएं, चाहे आप नर्क लोक चले जाएं, चाहे आप पाताल चले जाएं, चाहे आप कहीं पर में चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका कहीं चले जाएं,
आप जहां भी चले जाओगे, जिस मकान में आप रहते हो, उस मकान में अगर वास्तु दोष है तो आपके ऊपर में वो लागू होगा ही होगा, आप मानो अथवा ना मानो। ना मानो। अच्छा, हमारा अगला प्रश्न ये है कि ये सारी बातें हमने अभी तक किया है वो घर के बारे में, बड़ा लंबा पॉडकास्ट आपका होता है, अभी चल प्रश्न है आपके। अभी प्रश्न और बाकी है। तो जैसे कि जो ये नियम है, क्या वो सिर्फ घर के लिए ही है या घर के बाहर जो हमारा अन्य जीवन है वहां भी ये लागू होते हैं? आपके घर में अगर वास्तु दोष है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप कहीं भी रहो, आपके ऊपर में लागू होगा। आपके घर में वास्तु दोष है, आपने मंगल का दिशा खराब कर रखा है, आपने अग्नि का दिशा खराब कर रखा है, बाहर जाओ आपको चाहे दुर्घटना हो जाएगा, आपका एक्सीडेंट, हाथ पांव टूट जाएगा, कहीं भी जाओ आपके ऊपर प्रभाव वो डालेगा, वो डालेगा। इससे जुड़ा ही एक और प्रश्न है कि जो वास्तु दोष है क्या वो हमेशा निगेटिव ही होता है? दोष का अर्थ ही निगेटिव होता है। दोष मतलब कि अवगुण, और दोष है तो निगेटिव तो देगा ही, पॉजिटिव तो फल देगा नहीं। अच्छा, ये तो ठीक है। वास्तु के अकॉर्डिंग जो वास्तु शास्त्र है वहां दिशा की अनिवार्यता हमेशा बनी रहेगी? हमेशा दिशा, दिशा बहुत प्रधान है। दिशा का अगर आपने मेंटेन नहीं किया किस दिशा में क्या करना है तो आपकी बर्बादी निश्चित है। जैसे हमारा घर है और वहां अगर हमने कुछ काम किया है जो वास्तु के लिए निगेटिव है तो उसको चेंज कैसे करें, उसके लिए क्या कहते हैं आप? हमने पहले ही बताया कि अगर अग्नि कोण है, उसमें अग्नि की जगह पानी, आपने पानी का टंकी डाल दिया है तो आपका सारा ब्लॉकेज हो गया। अग्नि से संबंधित जो आपको तत्व आने हैं, पैसे आने, वो ब्लॉक हो गया। पानी वाला डायरेक्शन है, उसमें आपने आग डाल दिया, किचन को डाल दिया, आपका ब्लॉक हो गया वो पानी का तत्व जो है। वहां से जो आपको लाभ आने हैं वो आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो आपको हमेशा दिशा का ध्यान रखना चाहिए। जिस जगह पर में गड़बड़ी है उसको तोड़ करके सही तरीके से उसका निर्माण करें, अथवा वास्तु की शांति हमेशा करवाते रहें। तो ये तो खैर नए घर के लिए हो गया, लेकिन जो घर बरसों पुराना है, जो बहुत पुराना है, तो वहां अगर ऐसा कुछ हो तो वहां फिर क्या क्या? पुराना से पुराना, पुश्तैनी से पुश्तैनी, बाप दादा नाना परदादा, किसी का भी घर है, घर ही है ना भाई। वो कुछ दूसरा चीज थोड़ी है, वो देवलोक थोड़ी आप चले गए हो। घर है तो घर है, तो चाहे किसी का भी घर हो, वास्तु दोष है तो उसका समन होना चाहिए, तभी जाकर के वो काम होगा। अब दादा का घर है या परदादा का घर है, उससे क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल, ये भी ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो हमारा पार्किंग है, बाइक हो, कार हो, स्कूटी हो, कुछ भी हो, तो पार्किंग के लिए सही दिशा क्या होनी चाहिए? पार्किंग के लिए दिशा विशेष कुछ नहीं कहूंगा। आप जब भी घर बनाते हो अपने घर के आगे में ही पार्किंग रखो, ज्यादा बढ़िया है। दिशा का विशेष ध्यान दोगे उसमें, घर के बाहर लगा दोगे, कोई आएगा उठा के लेके चला जाएगा, आपका सारा वास्तु वहां पर फेल कर जाएगा। तो आप जो है जब भी मकान बनाओ, अगर कम जगह है तो नीचे में स्पेस रखो, पार्किंग का नीचे जो भी जगह है उस जगह पर भी आप बाइक लगाओ, गाड़ी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। वास्तु में तंत्र मंत्र के लिए कोई स्थान है? हाँ, वास्तु शास्त्र में जो है सो तांत्रिक मंत्र का भी जाप होता है और वैदिक मंत्र का भी जाप होता है, दोनों का स्थान है। जब भी वास्तु की शांति होती है तो तांत्रिक और वैदिक दोनों प्रक्रिया से आप करवा सकते हो, उसका विशेष स्थान है, उसी के द्वारा आपका वास्तु दोष समन हो सकता है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न हमारा ये होगा कि जो घर का रंग है, चाहे वो रूम का हो या घर का बाहर हो, अंदर हो, तो घर के लिए वास्तु के अकॉर्डिंग सही रंग की कैसे करें, चयन कैसे करें? हाँ, रंग जो है सो एक तो सामान्य नियम ये है कि बहुत ज्यादा चमकीला, बहुत ज्यादा चटकीला रंग ना रखें, सामान्य और सोबर रंग रखें अपने घर के लिए। और आपको मैं बता दूं कि दूसरा ये है कि आप अपने कुंडली के अनुसार, ग्रहों के अनुसार, जो शुभ ग्रह है उसके अनुसार अपने रूम का जो है, घर का जो है सो पेंट करवाएं, ज्यादा फलीभूत होगा। बहुत बढ़िया। आगे ये जानते हैं कि आज के वक्त में हर घर में कहीं ना कहीं टीवी रहता है, टेलीविजन। तो टेलीविजन के लिए सही दिशा क्या होनी चाहिए, वो कहाँ लगाएं? टेलीविजन जो है सो अग्नि तत्व से संबंधित, टेलीविजन ही नहीं, इलेक्ट्रिक से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो फ्रिज ही क्यों ना हो, फ्रिज ठंडा करने का चीज है लेकिन है तो वो बिजली, तो उसको अग्नि तत्व में उसको डालो, अग्नि कोण में उसको डालो। टेलीविजन को हमेशा पूरब और दक्षिण का जो कोना है उस कॉर्नर में डालोगे तो हमेशा ज्यादा सुखी रहोगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास लगभग 70 से 80 प्रश्न थे और उन सभी का उत्तर हमें मिला, और ये 80 प्रश्न आपके लिए काफी हैं। अगर आप इन प्रश्नों पर ध्यान देते हैं, इनके उत्तर पर ध्यान देते हैं, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। और मैं तो कहता हूं इस वीडियो को आप सेव कर लें, डाउनलोड कर लें, ताकि जब भी आवश्यकता हो इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाए, आप वो वहां से देख लें, क्योंकि हर एक उत्तर आपके लिए बहुत आवश्यक है। मैं एक छोटा सा जो है सो बात बताना चाहता हूँ आपका। चलिए, प्रश्न सब समाप्त हुआ। लगभग यही प्रश्न है जो दुनिया में हर तरफ से घूम रहे हैं हर व्यक्ति के दिमाग में। आपको मैं बताना चाहता हूँ वास्तुशास्त्र का कितना महत्व है। आप देखो,
कि मैं अपने घर की बात बताता हूँ आपको। मेरे नाना जी बैंक में थे, अ, अच्छे पद पर में थे, अच्छा खासा सैलरी था। ये बात आज से 25 साल पहले की, लगभग 25 साल पहले की जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ। और उन्होंने मकान का निर्माण करवाना शुरू शुरू किया। उनके पास में अच्छा खासा पैसा था, पावर शरीर में वो 1.5 कुंटल के करीब थे, तो शरीर का वजन भी पर्याप्त था और हाँ। ताकतवर भी बहुत महसूस बहुत थे। तो वो इन चीजों को बहुत मायने नहीं देते थे, इन चीजों का महत्व तो नहीं देते। उन्होंने जब घर का निर्माण शुरू किया तो मेरे पिताजी जो वास्तुशास्त्र के मर्मज्ञ हैं, जानकार हैं, बहुत अच्छे तरह से इन चीजों को जानते हैं, तो उन्होंने उन्हें मना किया, कि कहा कि पिताजी, आप जो ये घर का निर्माण कर रहे हो, आप सूर्यमंडल घर का निर्माण कर रहे हो, ये ठीक नहीं। आपका उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है वो कम है और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो ज्यादा है। उन्होंने इस बात को बहुत ज्यादा वजन नहीं दिया। उन्होंने कहा, ऐसे ही पंडित हैं आप, थोड़ा सा ज्यादा ही ज्ञान जो है, ये सब कुछ नहीं होता है, हम लोग ऐसे ही रहते, कोई दिक्कत नहीं। कहा कि उन्होंने छोड़ दिया। पिताजी ने फिर दोबारा कुछ समय बाद फिर कहा, तीसरी बार कहा, उन्होंने उन बातों को वजन उस समय में नहीं दिया और देवी और सज्जनों घर का निर्माण शुरू हो गया। पैसा लाखों रुपए खर्च हुए, ऐसे 25 साल पहले, 23 साल पहले बहुत पैसा था, लाखों रुपए खर्च हुए। और आप ये समझो कि मकान तो बन करके तैयार हो गया, मकान सूर्यमंडल हुआ और ऐसे गृह प्रवेश भी हो गया, लोग उसमें रहने भी लगे। और ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हुई, ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हुई कि मैं आपको क्या बताऊं, उस घर में बीमारी का अंबार लग गया। उनके दोनों लड़के अर्थात मेरे मामा जी शराब में डूब गए, दोनों पूर्ण रूप से कमाना कमाना छोड़ करके, आमदनी के रास्ते को त्याग करके। अब किस प्रकार से वास्तु दोष बर्बादी की ओर ले जाता है, पूर्ण रूप से शराब में पुरुषोत्तम जी डूब गए वो लोग। और ये समझो कि एक एक पैसे के लिए मोहताज होने लगे, घर में ही चोरी करने लगे, अपने माँ बाप का पैसा चुराने लगे, पैसा नहीं मिला तो सामान चुरा चुरा करके घर से बेचने लगे। और मैं आपको बता दूं कि इतना ही नहीं, उस घर में आज 25 साल 30 साल हो गया, आज तक प्लास्टर नहीं हो पाया सही तरीके से। उस घर में पेंट और पुट्टी की बात तो बहुत दूर है, जिस घर में करोड़ों रुपए आते थे उस घर में आज तक प्लास्टर नहीं हुआ। और समय नानी की मृत्यु हो गई, कुछ ही 6 महीने के बाद और समय नाना की मृत्यु हो गई। उससे पहले अनेक प्रकार की बीमारी उनके शरीर में उत्पन्न हो गए, यहाँ तक कि लकवा मार दिया, उठना बैठना चलना फिरना भी दुर्लभ हो गया उन लोगों के लिए। परिवार में एक भी व्यक्ति आज वहां पर में सही नहीं बच पाया, हर एक व्यक्ति बर्बादी के मार्ग पर चला गया, यहाँ तक कि मामा लोग को जेल भी जाना पड़ा। पूर्ण रूप से वो घर जो है, जो एक स्वर्ग नगरी हुआ करता था, वो जो पूर्ण रूप से उस घर में, मतलब ये समझो कि हर कोई स्वस्थ निरोग, पूर्ण रूप से पैसे की कोई कमी नहीं, डेली एक से एक बढ़िया से बढ़िया भोजन करने को मिलता था। और वो घर पूर्ण रूप से बर्बादी की ओर चला गया, सब कुछ तहस नहस समाप्त हो गया। आज उस घर में जो है सो कोई देखने वाला नहीं है, उस घर में कोई कदम रखने वाला नहीं है। वो घर आज वहां पर में जाओगे तो घर कम और शमशान भूमि जाना लगते, वहां पर डर लगता है, वहां पर में जाने में, वहां पर में रहने में। मैं खुद जबकि इन चीजों का जानकार हूं, मैं जब जाता हूं तो मेरा आत्मा, मेरा कलेजा रो देता है कि भाई देखो कैसा ये सोने का चिड़िया का बसेरा हुआ करता था, आज ये पिंजरा टूट गया, पंछी उड़ गए, यहाँ पर कोई रहने वाला। तो वास्तु दोष पुरुषोत्तम जी बहुत मायने रखता है। जीवन कहते हैं कि जैसी संगत में आप रहोगे, जैसा संगत वैसा रंगत। कहते हैं कि जिस तरह के माहौल में रहोगे, जिस तरह की जगह पर में आप रहोगे, आपके ऊपर में वैसा प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। रे आप शराब के दुकान पे चले जाओ, ग्लास में दूध लेकर के आप घर से गए हो, वहां बैठ करके पियोगे। मैं जानता हूं कि आप नहीं पीते हो, फिर भी मैं कभी नहीं ये कहूंगा कि आप दूध पी रहे हो, मैं हमेशा कहूंगा कि आप शराब पी रहे हो वहां बैठ करके। आप मुझे 100 सफाई दे दो, आप गंगा मैया की शपथ ले लो, आप जो है सो माता पिता का शपथ ले लो, मैं नहीं विश्वास करूंगा। मैं यही कहूंगा कि नहीं, तुम वहां पे बैठ के गिलास में शराब पी रहे थे, दूध पीने की तो वो जगह ही नहीं है, कैसे तुम दूध पी रहे थे। इसलिए जगह का प्रभाव पड़ता है। आप 4 दिन वहां पर में दूध ले जाकर के बैठ के पियो, 5वां दिन आप शराब पीना शुरू कर दोगे, जगह का प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहते हैं
कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा आओ हवा जैसा जगह वैसा प्रभाव। क्यों आप मंदिर में जाते हो, आप पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हो, आपका शरीर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, रोम रोम खिल उठता है, हाँ? और क्यों आप एक गलत जगह पर में शमशान में जाते हो, आपका शरीर डर जाता है, ऐसा क्यों होता है? उस जगह पर में नकारात्मक एनर्जी है, उस जगह पर में सकारात्मक एनर्जी है। यही है वास्तु दोष, यही है वास्तु शास्त्र। तो वास्तु शास्त्र का हमेशा पालन करें। जिसने वास्तु दोष का जिसने वास्तु दोष का समन नहीं किया, जिसने वास्तु शास्त्र का पालन नहीं किया। अच्छा, वास्तु शास्त्र, एक चीज पुरुषोत्तम जी ने नहीं पूछा, मैं आपको बता दूं कि जो फूस का मकान होता है उसमें वास्तु शास्त्र का नियम लागू नहीं होता। अच्छा, ये बहुत जरूरी है। जो पक्का मकान होता है सिर्फ उसी में वास्तु शास्त्र का नियम लागू होता है। अगर आप खपरेल में रहते हो, अगर आप जो है सो मिट्टी के मकान में रहते हो, अगर आप घास के मकान में रहते हो, फूस के मकान में रहते हो, आप टेंट गाड़ कर रहते हो, उसमें कोई वास्तु शास्त्र का नियम लागू नहीं है, वो सब फ्री है उसके लिए। जब पक्का मकान, जब दीवारें जुड़ती है और जब छत का निर्माण होता है तब वास्तु शास्त्र का निर्माण होता है, तब वहां पर वास्तु दोष का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो देवी और सज्जनों, यही थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें आम जनता से जुड़े हुए लगभग जितने प्रश्न थे, 70 से 80 प्रश्न, उन सब को पुरुषोत्तम जी ने पूछा और मैंने प्रयास किया कि आपको जहां तक हो सके बताऊं। आप भी प्रयास करें, जहां तक हो सके वास्तु दोष का समन करें, वास्तु शास्त्र के अनुसार ही घर का निर्माण करें। अगर वास्तु दोष है, घर में कुछ भी ऐसी समस्या है, तो आपको अगर सक्षम है तो वास्तु पुरुष का पूजन करवाएं अपने घर में, नहीं तो वास्तु पुरुष का पूजा खुद ही दैनिक तौर पर में करें, आपको बहुत ज्यादा हानि नहीं होगी। तो देवी सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बड़ा नहीं है, पॉडकास्ट तो मेरा 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटे का होता है, ये तो 50-55 मिनट में ही, फिर भी मैंने इसे समाप्त कर दिया क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बातचीत की। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और अगर इस पॉडकास्ट को आप लाइक करोगे, आपको अच्छा लगेगा, तो मैं और पुरुषोत्तम जी फिर किसी और दिन बैठेंगे और फिर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। आप किस विषय पर में मुझसे चर्चा सुनना चाहते हो आप बताओ, पुरुषोत्तम जी से मैं आग्रह करूंगा। ये भी जॉब वाले हैं, मैनेजर हैं, ये भी समय निकाल करके और एक दिन आए, इन विषयों पर में ये इंटरेस्टेड रहते हैं, इसीलिए ये जो है सो आज यहाँ पर में उपस्थित हुए हैं हमारे और आपके साथ, और इन्होंने इतना समय दिया, इसके लिए आप इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राधे।